तो सिट्रस की जब हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास फ्रूट फ्रूट ग्रुप्स हैं उसमें हम कहते हैं कि ये तुशाबा बागात एरिया के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं, प्रोडक्शन के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं और एक्सपोर्ट के हिसाब से भी नंबर 1 पे हैं। ये तकरीबन 4.5 लाख एकड़ पे हमारे पंजाब में इसकी काश्त है और तकरीबन 23 लाख एकड़ जो है हमारी प्रोडक्शन है। लेकिन जब इस 23 लाख एकड़ में से जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारी फिगर जो है 4.5 लाख टन से आगे नहीं जाती। इसकी वजह क्या है? आज वो सारी चीज़ें जो हमारी इस एक्सपोर्ट में रुकावट बनती हैं या कम एक्सपोर्ट की जो वजूहात हैं उस पर भी एक बात होगी। तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा सारा फोकस होगा क्वालिटी प्रोडक्शन पे, और क्वालिटी प्रोडक्शन में हम नर्सरी से शुरू करके पोस्ट हार्वेस्ट तक जो भी इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है हमारी इसमें, नेक्स्ट जी, ये जो मैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। तो हमारा, जैसे कि मैंने बताया है कि अगर हम 57 से 2014-15 तक का कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिट्रस के एरिया में 1300% इंक्रीज हुआ है एरिया में। यानी जो हमारा एरिया था 57 में, उससे अब 2014-15 तक की जो हमारी फिगर है तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 1300% इंक्रीज हुआ है एरिया में। तो इसलिए अब जो हमारे पास जो मौजूदा फिगर मैंने आपको बताई है कि तकरीबन 4.5 लाख एकड़ जो है हमारा एरिया है और इसमें हम तकरीबन 23 लाख टन जो है उसका हमारा टोटल जो है हमारा फ्रूट हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मैंने जैसे बात शुरू में कही है कि हमारे जो इश्यूज हैं वो नर्सरी से शुरू होंगे और हम वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारी क्वालिटी प्रोडक्शन में रुकावट बन रही हैं। तो आज चूँकि बात हो रही है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो उसमें जो बुनियादी इकाई है वो हमारी नर्सरी है। नेक्स्ट तस्वीर दिखाना जी। हमने इश्यूज डिस्कस करने हैं, नर्सरी इश्यूज है, उसके बाद हमारे प्रूनेज इश्यूज हैं, न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं, इरिगेशन पे बात होगी, इंटर क्रॉपिंग पे कि कौन सी फसलात काश्त कर सकते हैं कौन पे नहीं हो सकती हैं, बाकी सफाई सैनिटेशन हाइजीन की बात होगी, और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स कि क्या क्या हम जो है हम पौधों को बीमारियों से और कीड़ों से पाक करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह टाइम को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस करेंगे कि कितने वक्त में हम जो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट, और अगली तस्वीर पे चले जाएं ज़रा। इसमें नर्सरी में तो जैसे मैंने बताया है कि हमारी बुनियादी इकाई नर्सरी है। तो नर्सरी के लिए ज़रूरी है कि क्या काम हमने करने हैं और क्या नहीं करने हैं। तो इसमें हमारे लोग, अक्सर लोग जो हैं वो इस नर्सरी यूनिट को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। जाके किसी भी प्राइवेट नर्सरी से कम कीमत में पौधे खरीद के बड़ी खुशी से कह देते हैं कि ये मैंने जनाब इतना सस्ता पौधा खरीद लिया है और ये मैंने लगा दिया है, और उसके जो रिजल्ट होते हैं फिर हम वो जो 5 साल बाद जब प्रोडक्शन पे पौधा आता है तो उसके लिए हम फिर हमारे पास फिर आ जाते हैं कि जी हमारा पौधा ठीक नहीं है। तो नर्सरी में हमने क्या करना है, कोशिश ये करनी है हमारी कि हमारा जो है रूट स्टॉक प्योर हो, जिसको हम जट्टी खट्टी कहते हैं। उसके बाद हमारा साइन प्योर हो, जिससे हमने पिबंदी लकड़ी लेके पौधा तैयार करना है। उसकी बहुत सारी खूबियां हम बयान करते हैं कि इसमें ये सारी खूबियां हों तो उसमें से हमने पिबंद लगानी है। उसके बाद ये बडिंग हाइट में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पौधा मैंने लगाया हुआ है इसकी आप देख लें कि बडिंग हाइट कम अज कम जो है हमारी ये 9 इंच से 1 फुट तक है जमीन से, यानी ये पिबंदी जोड़ हमारा जमीन से 9 इंच से 1 फुट तक होना चाहिए। तो ये उसके बाद जो है नर्सरी की जो हेल्थ है उसमें जो खासकर जो बीमारियां पौधे के साथ जिंदगी में आगे चलती हैं, जिसमें सिट्रस HLB है, यानी जिसको सिट्रस ग्रीनिंग कहते हैं, सिट्रस कैंकर है, इस तरह की जो कुछ वायरल डिजीजेज हैं
वो सारी बीमारियों से पाक जो पौधा होगा वो तैयार करके जब जिम्मेदार लगाएगा तो इंशाल्लाह उसके जो रिजल्ट मिलेंगे वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जिम्मेदार उससे फिर फायदा उठाता है। तो ये चंद चीज़ें जो है नर्सरी के बारे में बताना ज़रूरी थी कि नर्सरी के लिए रूट स्टॉक प्योर होना चाहिए, नर्सरी का जो है साइंस प्योर होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी बडिंग हाइट जो है वो ठीक होनी चाहिए, और उसका जो फिर लगाने का टाइम है, टाइम ऑफ प्लांटेशन जो है वो वक्त प्रॉपर पे लगा देने चाहिए। तो ये नर्सरी जो का इशू हमारा जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट अवर साहब आपके जाफर पास नेक्स्ट शो कर हो दें रही है please? प्रूनिंग सी? नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जी सर, नेक्स्ट की है, इधर से तो हो गई है। नहीं नेक्स्ट तुम शो हो रही, यहाँ पे कोई इशू है मेरा ख्याल, नहीं नजर आ रही, वो नर्सरी पे ही है अभी तक ना। अब आई है, ठीक है। अगली चीज जिस पे हमने फोकस करना है वो हमारी प्रूनिंग का इशू है। तो जनरली हम ये कहते हैं कि जी प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि जी जितनी बीमार टहनियाँ हैं वो काट दे, जितनी जो सूखी टहनियाँ हैं वो काट दे, तो इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। लेकिन जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं प्रूनिंग की वो ये नहीं है। ये तो एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसमें बीमार टहनियाँ और खुशक टहनियाँ और इस तरह की टहनियाँ काटना, ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो हर साल ज़रूरी होती है। इसके बहुत सारे फवायद भी हैं, वो हम आगे बयान करेंगे कि काम क्यों करवाते हैं। लेकिन जिस चीज़ पे हमने फोकस करना है वो ये है कि हमने पौधे को कब प्रून करना है, हमारा प्रूनिंग मेथड क्या है, हमने इसके लिए कौन सी काशनरी मेजर्स यूज करते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या है। जब आप एक तस्वीर दिखाएं जी, नेक्स्ट तस्वीर, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक ऐसा पौधा है जो अनप्रून ट्री है, जिसकी हमने प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि ये एक जो अनप्रून पौधा है जिसकी प्रूनिंग बिल्कुल नहीं की गई, उसके आप देखें कि क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर एक, इस पौधे में आप कोई भी कल्चरल प्रैक्टिस है वो आप आपके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इस पौधे की आप गोडी करना मुश्किल हो जाएगी, इस पौधे में आप खाद डालना चाहेंगे वो मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद इस पौधे पे अगर आप स्प्रे करेंगे तो ये सारी स्प्रे पौधे के ऊपर से गुजर जाएगी और पौधे के अंदर बिल्कुल स्प्रे नहीं जाएगी। इस पौधे के अंदर वाले हिस्से में ना तो लाइट पहुंच रही है ना ही हवा पहुंच रही है। तो इसके नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होगा कि एक पौधा ये जो है ये बीमारियों का माजगा है, जितने भी हमारे जो इंसेक्ट है, कीड़े हैं, उनकी माजगा है। और उसके बाद जब हम इस पौधे को स्प्रे करेंगे तो स्प्रे पौधे के अंदर तक नहीं पहुंचेगी, तो जितने भी हमारा अंदर का फ्रूट होगा उसमें कोई भी दाना क्वालिटी का नहीं होगा। आखिरी वक्त तक ये जो फ्रूट होता है ये आखिरी वक्त तक सब्ज रहेगा, और इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का फ्रूट है वो हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये एक अनप्रून ट्री है जिसको हमने प्रूनिंग करके तैयार करना है। तो इसके लिए हम इसको कैसे तैयार करेंगे वो मैं एक आपको नेक्स्ट जो पौधा है वो देख लें आप। इस पौधे को हमने प्रूनिंग के बाद तैयार किया है। तो ये देखिए आप, जमीन से 2 फुट तकरीबन नीचे तक ये सिंगल स्टेम पौधा हो गया जी। बैक पे जाए, उसके बाद बैक पे ये देखें कि उसके बाद आप ये देखें कि इस पौधे के हर हिस्से पे हवा पहुंच रही है, रोशनी पहुंच रही है। इसमें हर दाना जो है उसका इक्वल कलर है। आप देख लें जितना भी फ्रूट लगा है हर फ्रूट का इक्वल कलर है, इक्वल साइज है। और इस तरह का जब आप एक पौधा तैयार करते हैं तो उसका हर दाना जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का दाना तैयार हो जाता है। और ये जो हमारी चीज अब तैयार हो जाती है तो बेशक एक पौधे से हम सिर्फ 400 दाना ही हासिल कर लें तो ये 400 में से 395 दाने आपके एक्सपोर्ट में चले जाएंगे। और ये आपका बाग जो है ये मिनिमम मैक्सिमम आपको जो है ना एक्सपोर्ट क्वालिटी का फल देगा। इसमें स्प्रे करेंगे तो पौधे के हर दाने पे स्प्रे पहुंचेगा। इसमें खाद सफाई गोडी वगैरह करनी आसान हो जाएगी। इस पे कीड़ों और बीमारियों का हमला जो है वो कम से कम होगा। तो ये जो है ना प्रूनिंग, इसके लिए हम जो प्रैक्टिस यूज करते हैं हम कहते हैं जी लाइट प्रूनिंग, मीडियम प्रूनिंग, विंडो प्रूनिंग, ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं। इसमें हम सबज टहनियाँ काटते हैं। ये खुशक टहनियों वाली प्रूनिंग या बीमार टहनियों वाली प्रूनिंग से ये बिल्कुल हट के है। और ये प्रैक्टिस जिम्मेदारों में बिल्कुल अनकॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो पौधे को कहते हैं ये बिल्कुल नहीं नहीं जी पौधे को हाथ ही नहीं लगाना, सबज टहनी तो बिल्कुल काटनी ही नहीं है। तो ये आप आपके लिए एक मैंने कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि एक जो अनप्रून्ड पौधा है जिसको हमने प्रूनिंग नहीं किया है और एक पौधा जिसको हमने प्रूनिंग के बाद तैयार किया है,
तो इसका जो फल होगा ये क्वालिटी का फल होगा। ये वो चीज़ है जिसको हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इसकी बुनियादी अहमियत है कि हम जब एक पौधा तैयार करें तो इस तरीके से पौधा तैयार करें कि उसके लिए सारी चीज़ें, ये कॉमन इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम जो है इसके लिए प्रूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे अक्सर लोगों के पास अवेलेबल भी हैं और ये आजकल बाजार से आसानी से मिल भी जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इशू था प्रूनिंग का, लेकिन ये हमारे खासकर किन्नू के हवाले से आज की जो बीमारियां हैं उसके हवाले से इस प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है और हम इसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैसे ये मसला नहीं होना चाहिए। तो ये हमने वो अनप्रून ट्री के क्या प्रॉब्लम होते हैं वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। उसके बाद इसके मैंने आपको इसके फवायद भी बता दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, वो भी आपको पता चल गया है कि एक अनप्रून ट्री और एक जो प्रून वाला ट्री है उसमें से क्या इसके, और इसमें हमारा जो क्वालिटी का जो इशू है ना वो आप सिंपल इतना ये काम कर लें तो मैं कहता हूं कि आपकी स्काई मेलानोज जो है जिसको जो हमारे ब्लेमिश काजिंग डिजीजेज हैं, कैंकर हो गया, ये सारी चीज़ें, फिर जो इंसेक्ट हैं सिट्रसिला वगैरह, ये सारी चीज़ें ये बड़ी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे फ़वायद हैं जो हम प्रूनिंग से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो अभी इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो आपके पास महीने 1.5 महीने का जो टाइम बचता है, फरवरी 28 तक आपके पास टाइम होता है, तो उस वक्त तक आप ये सारी चीज़ें आसानी से अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप होगी, जो नेक्स्ट आपका फ्रूट होगा, वो काफ़ी आपके लिए जो है मुफीद हो जाएगा। अगली जो चीज़ है वो पौधे की खुराक के बारे में बात होगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, एक होता है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ कि इस वक्त हमारा जो जिम्मेदार है वो टोटल ही जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे डिपेंड कर रहा है और ये चीज़ें हमारे लिए इन द लॉन्ग रन पौधे की लाइफ के लिए और फ्रूट के क्वालिटी के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो हम हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को रिवाज दें। आप बेशक जो है आपकी गोबर की खाद है, आपके पास ग्रीन मिनोरिंग है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ज़मीन में वापस डालनी है। हमने सिर्फ एक पुलिया अख्तियार किया हुआ है कि जी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालो, पौधे से फसल ले लो और उसके बाद जो है छोड़ दो। हमारे बहुत सारे जो आजकल के मसाइल हैं जो मैं आगे बताऊंगा कि हमारे पौधे, बहुत सारे पौधे आजकल मर रहे हैं, सडन डेथ में जा रहे हैं। इसमें बुनियादी वजह जो है, इसमें बहुत सारी और वजूहत के साथ एक वजह यह भी है कि हमारी ज़मीन भूखी हो चुकी है। हमारी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल लो लेवल पे जा चुका है और हम सिर्फ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल के हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सकते। हमारे दोस्त जानते हैं जिन लोगों ने गोबर की खाद बाग में इस्तेमाल की है, मैं दूर से जाके 2 एकड़ दूर से उनको बता देता हूँ कि आपके बाग में ऑर्गेनिक आपने गोबर डाला हुआ है। पौधे की रंगत बता देती है, पौध फ्रूट का साइज बता देता है कि इस बाग में जो है ना गोबर की खाद डाली गई है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना इसको रिवाज दें, जितना भी हो सके। एक साल में कर लें, कुछ अगले साल में कर लें, 2-3 साल में आप रोटेशन में आप बाग में कम से कम जो है ना ये गोबर की खाद जरूर डालें। उसके बाद ग्रीन मैन्योरिंग है, तो आप किसी भी फसल के साथ, जंतर के साथ, गुआरे के साथ और अपना ये जो है मूंगी के साथ, इस तरह की बहुत सारी फसलात हैं जो आपने बाग में कल्टीवेट करके उनको रोटावेट कर देना है। तो इस तरह बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है आप जो है बाग में डाल सकते हैं। हमारे जो है ऑर्गेनिक मैटर कम से कम हमारा 1.2 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारा 0.5 से भी नीचे ऑर्गेनिक मैटर जा रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके बाद जो हम ये कहते हैं कि कम से कम 50 केजी जो आपके पास गली सड़ी गोबर की खाद है वो अगर दिसंबर जनवरी में आप डाल देते हैं तो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, जो हम खादों का शेड्यूल जिम्मेदारों को बताते हैं, उसमें हमने नाइट्रोजन देनी है पौधे को, फास्फोरस देनी है और पोटाश देनी है। तो नाइट्रोजन का हमें चाहिए 1000 से 1200 ग्राम, यानी तकरीबन 1 किलो से 1.5 किलो हमें नाइट्रोजन एक पौधे को देनी है। उसके बाद फास्फोरस जो है हमने आधा किलो देनी है और पोटाश आधा किलो देनी है। तो ये हमारा जो साल का शेड्यूल होता है उसमें हम ये कहते हैं कि आपने नाइट्रोजन की 3 किस्तों में डालनी है, फरवरी में, अप्रैल में और सितंबर में। और बाकी जो फास्फोरस और पोटाश है
वो आप कोशिश करें कि जनवरी फरवरी में पौधे को दे देनी चाहिए। अब हमारे पास थोड़ी सी कॉमन प्रैक्टिस इससे मुख्तलिफ है। हमारे कुछ जिम्मेदार जो हैं वो जनवरी फरवरी में हाफ डोज दे देते हैं फास्फोरस पोटाश की, और बाकी हाफ डोज जो है वो अगस्त सितंबर में दे देते हैं। तो चलो फिर भी किसी हद तक ठीक है कि हमारी जो साल की रिक्वायरमेंट्स है पौधे की वो पूरी हो जाती है, और पौधा जो है उसमें अपनी कमजोरी शो नहीं करता। तो बहरहाल किसी भी सूरत में हमने अब इस पौधे की खुराक की ज़रूरियात जो हैं वो हमने पूरी करनी है। और इस साल के लिए मेरी गुजारिश ये है, इस साल हमारे सिट्रस पे खासकर किन्नू पे बहुत ज़्यादा फल है। हमने अक्सर बागात ये देखे हैं कि इस साल को हम आन ईयर कहते हैं। इस साल किन्नू पे बहुत ज़्यादा फल है, और जब जिस साल फल ज़्यादा हो तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आपने सितंबर में एक इजाफी खुराक की जो डोज है वो ज़रूर देनी है। तो इस साल कोशिश करें कि अभी सितंबर में जिन लोगों ने अभी तक कोई नाइट्रोफास या एनपीके या डीएपी वगैरह अभी तक नहीं डाली, तो कोशिश करें कि इन दिनों में पौधे को कुछ इजाफी खुराक ज़रूर डालें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले साल आपका जो पौधा है ये फिर इस पे वो अगले साल इस पे फिर फल नहीं लगेगा, ये फिर नागाकार जाएगा, ये यकीनी बात समझें आप। इसलिए कोशिश करें कि इस साल जो है अभी आपके पास कुछ टाइम है, अगर आपने पौधे को कुछ इजाफी खुराक नहीं दी तो इन दिनों में कुछ खुराक डाल दें, ताकि ये अपनी जो है अगले साल की कमी जो है वो पूरी कर सके और अगले साल ये नागे में ना जाए। तो ये एक पूरे साल का शेड्यूल जो है ये हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बता दिया है। इसके बाद जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस पे हमारा जिम्मेदार मेरा ख्याल है बहुत कम तवज्जो देता है। तो कुछ लोग जिंक डाल देते हैं, बोरान भी डाल देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरान वगैरह ये हम ज़मीन में डालने का रिवाज नहीं है। तो इसको हम ये कहते हैं कि आपने इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करवा देनी है। कोशिश करें कि साल में 2 दफ़ा स्प्रे हो जाए। एक आप अप्रैल में करवा दें फ्रूट सेटिंग के बाद, और एक आजकल के दिनों में अगस्त सितंबर में अगर करवा दें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फ्रूट की क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कोशिश करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खर्चा भी कम है, लेकिन इसका जो फायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए साल में 2 स्प्रे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अगर आप कर लेते हैं तो इसमें इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा जो है हमको क्वालिटी के साइड पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात रह गई जी इरिगेशन की। बहुत क्रिटिकल हमारा ये टॉपिक है कि जब हम सिट्रस की बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि वेरी सेंसिटिव टू वाटर, और इसमें ये भी हमने देखा है कि ये जो सिट्रस के बागात हैं ये पानी की ज्यादती से बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। पानी की कमी से इतना इनको नुकसान नहीं होता जितना पानी की ज्यादती से हो जाता है। तो इसलिए हमने इसके टाइमिंग मुकर्रर कर दी हैं कि गर्मियों में आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 हफ्ते बाद इसको, जो क्रिटिकल टाइम है हमारा खासकर अप्रैल से अक्टूबर तक का टाइम है, तो इसमें हम कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 हफ्ते बाद पानी जो है इन दिनों में पौधे को मिल जाना चाहिए, और सर्दियों में जो वक्फा होता है वो कम से कम 6 हफ्ते होना चाहिए। तो ये जो टाइम है इसके वो बहुत ज़रूरी है। और फिर जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर सिट्रस लगाते हैं तो उतने ही एरिए पे लगाएं जहां आपका नहरी पानी अवेलेबल है। अगर आप ट्यूबवेल इरिगेशन पे जाएंगे तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। तो इसमें हम कोशिश ये करें जितना आपको नहरी पानी अवेलेबल है ना उसकी वाटर सेविंग, वाटर मैनेजमेंट करें। ये नेक्स्ट तस्वीर में अगर आप थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि ये हमने एक दिखाएं। नेक्स्ट, ये हमारा एक सिस्टम है जिसको हम फरो सिस्टम ऑफ इरिगेशन कहते हैं कि ये पौधे की दोनों साइडों पे हमने खालियां बना दी हैं, और इन खालियों में ही हम पौधे को पानी दे रहे हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितना हरा भरा बागात है हमारा। तो हम पूरा साल इन्हीं खालियों में पौधे को पानी देंगे। इसके अलावा पौधे के तने से तकरीबन 3 फुट पानी दूर रहता है, और जितनी तने की बीमारियां हैं वो भी हम उससे भी बच जाते हैं। जो बाकी आपके पानी की ज्यादती वाले इश्यूज हैं जो पौधे को खराब करते हैं, फल को खराब करते हैं, उससे बच जाते हैं। और 40% आपकी सेविंग जो है ये अगर सिर्फ खाली सिस्टम पे आप चले जाए और इनमें पानी लगाते रहें तो 40% जो है आप अपने पानी की सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा निज़ाम है जो आप अपना के अपने पौधे को भी बचा सकते हैं, पानी को भी बचा सकते हैं।
ये हमने बताया है कि जी अगर आप इतना कर लें तो आपका 36% यील्ड भी इंक्रीज कर सकते हैं, 46% वाटर की सेविंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरक्रॉपिंग बड़ा अहम इशू है और इसमें बहुत सारे जिम्मेदार हमारे ऐसे हैं कि सरगोदा में खासकर कि ये अब माशाल्लाह इंटरक्रॉपिंग छोड़ गए हैं, और जब से इन्होंने इंटरक्रॉपिंग यानी की काश्त, इसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। वो तकरीबन हमारे सारे दोस्त जानते हैं कि हमने अगर फसल मतलब कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी है, और हम ये कहते हैं कि किन्नू का बाग जो है ना उसमें फसलात की काश्त को आप बिल्कुल काटा लगा दें, सिवाय इसके कि हम ग्रीन मिनोरे के लिए कोई लगाएं, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं रिकमेंड करते कि आप इसमें कोई फसल लगाएं। तो ये फसल लगाने के जो है वो नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, फल के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और पौधे की लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए बगात में फसलात की काश्त वाला इशू जो है ये बिल्कुल आप समझें कि एक दूसरे के लिए ये मतलब है, एक दूसरे के लिए इनके लिए मुतजाद चीज़ें होती हैं। इसलिए हम बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करेंगे आप बागात में गन्नम लगा दें, बरसीम लगा दें, ज्वार वगैरह लगवा दें। अगर बहुत मजबूरी है तो कुछ सब्जियात लगा सकते हैं, दालें लगा सकते हैं, इस तरह की कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन कनोला वगैरह जैसे है ये लगा सकते हैं। लेकिन जो जो लॉन्ग टर्म की फसलात हैं और जिनका जो है पानी का शेड्यूल जो है बागात से मुतजाद करता है, तो ऐसी फसलें बिल्कुल बागात में नहीं लगानी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये देखें ना, ये आप तस्वीरें देखें, इसमें वही चीज़ें हम दिखा रहे थे कि जी ये इस तरह की फसलात लगाओगे तो बागात के लिए क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फसलात की काश्त, और इसमें अक्सर लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कि वो इस वक्त बागात को खुला ही छोड़ रहे हैं, कोई फसलात लगा नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक इनका कदम है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। जैसे खावर साहब ने बताया कि इस वक्त हमारे बागात पे बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं, और ये हमने कोशिश ये करनी है कि आने वाले जो 2-3 महीने हैं हमारे फल की तुड़ाई तक का जो हमारा टाइम है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, और इन 2-3 महीनों में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं कि जिनको हम अगर इन दिनों में कोशिश करें कवर कर लें तो इंशाल्लाह हमारा जो है ये हार्वेस्टिंग का टाइम जो है हमारा ये बेहतर तरीके से जो चल सकता है। तो इसमें जो जो कुछ बीमारियां हैं ये जैसे सेक्टर स्कैब है, नेक्स्ट तस्वीर दिखाएंगे इसमें। तो ये देखें जी, ये आप लोग अक्सर वाकिफ हैं इसको, मैं तो नहीं कहता लेकिन आप लोग अक्सर जो है जिम्मेदार इसको ना वायरस कह देते हैं। ये सिट्रस स्कैब है जी, और इस पे मैंने पूरा बता दिया है कि ये एक पत्ता है, उसके बैक साइड पे ये बीमारी शुरू होती है जब अप्रैल में पत्ता निकलता है, और उसके बाद ये बीमारी, उसके बाद पत्ते से ये बीमारी छोटे फल पे आएगी, जब ये बिल्कुल मसरी मटर साइज का हो जाता है उस वक्त ये बीमारी इस पे आती है। और फिर उसके बाद ये होता है कि जैसे जैसे फ्रूट का साइज बढ़ता जाता है उसी तरह जो है ना इस बीमारी के निशानात बढ़ते जाते हैं। तो मैं अक्सर दोस्तों को बताता हूँ कि सिट्रस के लिए जो शुरू के 90 दिन हैं, फ्लावरिंग से लेके 90 दिन जो है ना, ये इतने अहम तरीन दिन हैं कि जो सिट्रस के साथ अच्छा या बुरा होना इन 90 दिनों में हो जाना है। और जो जिम्मेदार हमारे इन 90 दिनों के लिए इसको अवेल कर लेते हैं, इसका हमारे जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो कर लेते हैं, तो अल्लाह के फजल से हम ये कहते हैं कि जी 70% वो सेफ हो जाते हैं। मसला ये जितनी बीमारियां इस पे आएंगी, जैसे ये स्कैब है, उसके बाद ये आप नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं, इसमें मैं आपको मेलानोज दिखा रहा हूँ। ये इसकी स्कैब की भी जरा और ज्यादा मतलब शिद्दत वाली जो शक्ल है कि इसमें फल का जो है रंगत भी काली हो गई है। और आजकल मेरे पास बहुत सारे ऐसे सैंपल आ रहे हैं जिसमें फ्रूट का जो रंगत है वो काली होना शुरू हो गई है। तो ये जो बीमारियां सारी हैं जो इस पे आ रही हैं, इन बीमारियों का टाइम वही 90 दिन वाला है। ये जब फ्रूट छोटा होगा तो ये बीमारी आएगी, और उस वक्त जो है ये इस पे ब्लेमिश काज करेगी, निशानात बनाएगी। उसके बाद जैसे जैसे फ्रूट का साइज बढ़ता जाएगा ये अलामात बीमारी की बढ़ती जाएंगी। और आजकल चूंकि फ्रूट का साइज थोड़ा ज्यादा क्लियर हो गया है, थोड़ा सा अब इसमें कलर ब्रेक भी शुरू हो जाएगी, तो ये अलामात और वाजे हो जाएंगी। अब ये जो चीजें हैं ना, अब इस वक्त जिम्मेदार हमारे पास आ रहे हैं कि जी मेरे बाग में वायरस आ गया है, ये वायरस अब नहीं आया,
ये देखें ना, ये सारी उसी की क्रिटिकल स्टेज है कि आखिर स्टेज पे ये हो जाता है कि फ्रूट बिल्कुल इस शक्ल में हो जाता है और ये लोकल मार्केट के काबिल भी फिर नहीं बचता है। तो ये जो बीमारी आई है ये आपके शुरू के 90 दिनों में आई है, और जो हम स्प्रे का शेड्यूल बताते हैं वही उसी हिसाब से बताते हैं कि इस वक्त ये स्प्रे करना है, तो ये इंशाल्लाह आपका जो है फ्रूट इनसे बच जाएगा। तो इसके लिए स्कैब हो गया, मेलानोज हो गया, जिसको उर्फियाम में आप लोग वायरस कह देते हैं, इसका हम पूरा साल का एक शेड्यूल जो है जिम्मेदार भाइयों को बताते हैं कि इस वक्त में ये स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच जाएंगे। ये बीमारी दो चीज़ों से आती है। पहली चीज़ आप इस तस्वीर में देख लें, इस तस्वीर में जितनी खुश्क टहनियाँ आपको नजर आ रही हैं, इन खुश्क टहनियों पे इस बीमारी के लाखों के हिसाब से जरासीम है, ये स्काई मेलानोज के। और जैसे ये बारिश होएगी, नमी आएगी, तो ये जितने भी जरासीम है ये पूरे बागात में फैलेंगे। इसके बाद जैसे नया फूल आएगा, नया फल लगेगा, तो पौधे के ऊपर इतनी ज़्यादा ये तादाद में जरासीम होंगे कि वो नए फूल और नए फल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा जोर ये देते हैं कि ये जो बीमारियां जिसको स्कैब मेलानोज या वायरस आप लोग कहते हैं, इसके लिए ये होता है कि जैसे आपका बाग जो आपकी तुड़ाई हो जाए, अब फल ख़त्म होना है, तो सबसे पहला काम जो हम रिकमेंड करते हैं, ये जितनी बारीक शोक है और जितनी ये खुशक टहनियाँ ये काटनी है, ये बुनियादी चीज़ है। और इसको आप 100% श्योर कर लें कि ये काम हमने हर हाल में करवाना है, और करवाना भी फरवरी तक करवा देना है। अगर ये आप टहनियाँ, खुशक टहनियाँ, बीमार टहनियाँ निकलवा लेते हैं, तो लाखों के हिसाब से जो जरासीम इसके ऊपर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं कि फोट आने से पहले या फोट के दौरान उन्हीं दिनों में शुरू में एक स्प्रे कोई भी अच्छा फंजीसाइड करवा लें, ताकि ये जो बीमारी के जरासीम इस साल मौजूद हैं ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएं, और अगली नेक्स्ट जो फ्लावरिंग आएगी, फोट आएगी, ये वो उस पर शिफ्ट ना हो। एक स्प्रे नई फोड़ के साथ ही या नई फोड़ से 2-4 दिन पहले एक अच्छे फंजीसाइड का या कापर बेस्ड फंजीसाइड का करवा लेंगे। फिर फ्लावरिंग होगी, फ्रूट सेटिंग होगी। फ्रूट सेटिंग के तकरीबन 2 हफ्ते बाद, यानी तकरीबन अप्रैल के 10 से 15 के दरमियान आपने स्काई मेलानोज की स्प्रे करवानी है। और इसके लिए हम बहुत सारे जहर रिकमेंड करते हैं, जिसमें एग्जाक्सिस्टाबन लाजमी होता है, जैसे एमी स्टार है, नटीवो है, कैब्रियोटाप है, एग्जाक्सिस्टाबन प्लस डाइफिनाकोडाजोल, इस तरह की जो जहरें होती हैं वो हम स्प्रे कराते हैं अप्रैल में, जब फ्रूट का साइज मटर से भी कम होता है। उस वक्त जो आप स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह, तो ये जैसे मैंने बताया कि शुरू में वो सारे जरासीम किल हो जाएंगे, तो आपका फ्रूट जो है वो सेफ हो जाएगा, उस पर बीमारी के जरासीम खत्म हो जाएंगे, वो इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो चलता जाएगा। तो ये एक अहम टाइम है स्काई मेलानोज का जो है वो अप्रैल मई वाला। अब बात आज की करनी है हमने, कि आज जो हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उसका हमने क्या करना है। उसके लिए मैं एक स्प्रे अब रिकमेंड कर रहा हूँ, वो 2-3-4 चीज़ों को कवर करेगी। वो मैं फिर एंड पे आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम जो आने वाले दिनों में हम कौन सा स्प्रे करके, एंड पे मैं आपको बता देता हूँ। जी, ये नेक्स्ट हमारा जो है ये गोंद का बीमारी का मसला है, और इस तरह का मिलता जुलता एक आगे मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि एक हमारा आगे एक तस्वीर आएगी जिसमें हम सडन डेथ का इशू डिस्कस करेंगे। तो ये आगे हम ले जाएंगे इसको नेक्स्ट पे, ताकि टाइम बचा लेंगे। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा, नेक्स्ट और आगे। ये चीज़ बहुत अहम जरूरी है, इसको हम कहते हैं बर्दाश्त से पहले वाला केरा। और ये जैसे खावर साहब ने बताया था कि हमने आने वाले दिनों में क्या तैयारी करनी है, उसमें सबसे जो खतरनाक जो चीज़ है वो ये है, इस वक्त फल तैयार है, बिल्कुल हर मतलब अपना साइज पूरा फल जो है गेन कर चुका है, और थोड़े दिनों में ये हो जाएगा कि फल की डंडी जो है वो फल की डंडी खुश्क हो जाएगी, या डंडी के साथ एक निशान बनेगा और ये फल गिर जाएगा। तो ये जो केरा होता है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त केरा होता है, इसको हम परी हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप कहते हैं। और इसमें यह होता है कि मैं कहता हूं कि जब ये दाना गिरता है तो उसके साथ जिम्मेदार के आंसू भी गिरते हैं। मतलब इस वक्त ये सारी चीजें जिम्मेदार अपने सारे खर्चे कर चुका है, सारी स्प्रेयाँ, सारे खादें वगैरह डाल के अब एक बिल्कुल तैयार फल जो है इस वक्त गिरता है। तो ये फिर जो है ना, वो जब जिम्मेदार देखता है कि पौधे के नीचे जी 20-20 दाने गिरे पड़े हैं, तो ये फिर नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस केरे के लिए जो इस वक्त बहुत तवज्जो की जरूरत है। तो ये हमने एक स्प्रे करवाना है, और इसके लिए मैं मतलब इसमें अब मैं मुख्तलिफ नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये
ट्यूबरकुलोनाजोल वगैरह जिसमें, या कापर वाली, या थायोफिनेट मिथाइल, इस तरह का एक अच्छा फंजीसाइड जो है ना इस वक्त हमने स्प्रे करवाना है। और ये ऐसा फंजीसाइड होगा जो हमारा ये जो बीमारी आप डंडी पे आनी है, तो ये आप बीमारी शुरू ही नहीं होगी तो ये फल नहीं गिरेगा। अब इसके साथ मैं दो चीज़ें और बता दूं कि ये फल जो है ना, इस पे एक और चीज़ भी अब आएगी कि इस पे कुछ दिनों बाद फ्रूट फ्लाई भी जो है वो हमला करेगी, उसका भी खतरा है, उसके लिए हमने तदारक करना है। फिर एक शिकायत हमारे पास ये आती है कि जी ना ही कोई निशान है फल पे, ना ही डंडी सूखी है, फल गिर गया है। इसको हम कहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, कि पौधे पे जो है ना हार्मोन में बैलेंस नहीं है। उसके लिए मैं जब ये स्प्रे करवाऊंगा उसमें हम शामिल कर देते हैं प्लांटोफिक्स या फाइटोफिक्स। तो ये जो चीज़ है जब इसमें ऐड करेंगे स्प्रे में, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए ये बीमारी वाला मसला जो है जिसके लिए फंजीसाइड हो जाएगा, ये हार्मोन वाला मसला जो है इसके लिए प्लानोफिक्स ऐड हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो आपका कह रहा है ये अगले दिनों में ये इंशाल्लाह शुरू नहीं होगा और रुक जाएगा। तो आज जो है आप पहली से पहले पहले 1 अक्टूबर से पहले पहले एक स्प्रे ये हर हाल में आप लोग करवा दें, तो इंशाल्लाह ये केरे वाला मसला आपका शुरू नहीं होगा। तो इसके लिए अगर मजीद कोई आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम हर वक्त इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर होते हैं। नेक्स्ट। सिट्रस कैंकर का इशू है, लेकिन अब बहुत सारे लोग हमारे इस पे वाकिफ भी हैं और इसको तदारक कर भी रहे हैं। इसका एक ही इलाज होता है जी, कापर बेस्ड फंजीसाइड या बोडो मिक्सचर का स्प्रे। और ये इसका ताल्लुक होता है जी बारिश के साथ। अगर बारिशें ज़्यादा होगी तो कैंकर आएगा, अगर नहीं होगी तो कैंकर नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि साल में कापर के 2 फंजीसाइड के स्प्रे हो जाएं, या बोडो मिक्सचर नीलत होता चूना तैयार करें, और एक स्प्रे आप अप्रैल मई में करवा लें और एक स्प्रे अगस्त सितंबर में करवा लें। तो ये कॉपर वाली स्प्रे से आपके जो है वो स्कैब नोज वाली बीमारी भी कवर हो जाएंगी, ये कैंकर भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये सिट्रस ग्रीनिंग वाला इशू दुनिया में इस वक्त हम क्या जी, इस वक्त तो अमेरिका भी बहुत परेशान है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई तदारक ही नहीं है। ये आप देख लें, इसको हम बच भी कह देते हैं। फल जो है ना वो इसकी शक्ल बिल्कुल डी शेप हो जाता है, लबूतरा सा हो जाएगा। आखिरी वक्त तक जो है ना ये अप्रैल मई में भी ये दाना जो है आधा सब्ज रहता है और आधा जो है ये पीला रहता है। तो ये बीमारी दरअसल एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो एक जो बीमार पौधे से आप जितने नर्सरी के पौधे तैयार करेंगे तो आगे जितनी भी नर्सरी बनेगी वो सारी इस बीमारी से मुतासर होगी, और वही पौधे जब आगे फील्ड में जाएंगे तो वो सारे पौधे सिट्रस ग्रीनिंग। दूसरा जो है कीड़ा है जिसको हम सिट्रस सिला कहते हैं, वो इसका वेक्टर है। एक बीमार पौधे से वो सेहतमंद पौधे में इसको शिफ्ट कर देता है। तो इस वक्त हमारा सारा फोकस जो है सिट्रसिला के कंट्रोल के लिए है और नर्सरियों के रजिस्ट्रेशन पे है कि कोई नर्सरी बीमार पौधा ना तैयार करे, और सिट्रसिला जो ही नजर आए इसको कंट्रोल कर लो। तो ये ग्रीनिंग वाला बीमारी वाला इशू जो है ना ये कंट्रोल हो सकता है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में अगर कोई दुनिया परेशान है सिट्रस के लोग, तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये सिट्रस ग्रीनिंग की वजह से परेशान है। तो हमें अभी से इसको तवज्जो देनी है, सिट्रसिला को कंट्रोल में रखना है, नर्सरी पर एतमाद से पौधे लेने हैं। तो इंशाल्लाह ये मसला हमारा काफी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट। ये जी है जी आज का इशू। इस वक्त रोज मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं, जितने लोगों के फोन आ रहे हैं, एक ही टॉपिक है जी, हमारा पौधा खड़ा खड़ा मर गया जी। हमारा पौधा जी कल ठीक था, सब्ज था, आज देखा है तो जी बिल्कुल वो मर चुका है। इसको हम कहते हैं जी सडन डेथ। कि पौधा हरा भरा पौधा है, देखे जी बिल्कुल देख कितना बड़ा पौधा है, और ये पौधा जनाब आने वाले 2-4 दिनों में आप देखें कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इशू वक्त इस वक्त चल रहा है, और मेरे पास हर आने वाला मरीज इसी चीज को लेके आ रहा है कि ये हमारे पौधे मर रहे हैं। इसके लिए मैं एक गुजारिश करूं, एक तो इसके लिए मैं आप लोगों को साल का शेड्यूल बताऊंगा कि अगर इस बीमारी को कवर करना है तो आपने इसका इलाज बीमारी आने से पहले करना है। और ये हमारा टाइम है हमारे पास अप्रैल से पहले, फरवरी से लेके अप्रैल का जो टाइम है, इसमें अगर आप इन पूरे बागात का इलाज कर लेंगे तो ये बीमारी इंशाल्लाह शुरू नहीं होगी। और जब ये शुरू हो जाती है, अगर 50% से पौधा ज़्यादा
शाख में चला गया है तो फिर इसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हम, एक तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि साल का पूरा जो है ना, आपने अप्रैल से पहले पहले फरवरी से अप्रैल, इसमें हमने 2-3 चीज़ें जो है वो ज़मीन में ऐड करवाते हैं। इसमें फंजीसाइड है, फुस्टाइल अल्मोनियम है, इसके बाद कोई भी नीमाटोड को मारने के लिए दानेदार जहर जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ अगर नीलत होता है, 3 चीज़ें अगर एक आप साल की रूटीन बना लें कि मैंने हर साल बाग में अप्रैल से पहले पहले 3 चीज़ें डालनी है, तो इंशाल्लाह ये मसला जो है आपका शुरू ही नहीं होगा। इसमें होता यह है कि इसकी जो फीडिंग रूट्स हैं पौधे की, जो खुराक बनाने वाली जड़ी होते हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। पहले उसमें नीमाटोड आता है, फिर उस पर फंगस अटैक करती है, वो जो जाला सा होता है जो खुराक बनाता है बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। आप पौधे की जड़ को हाथ लगाएंगे तो सारे बाल जो है ना वो आपके हाथ में ऐसे आ जाएंगे और वो जड़ बिल्कुल गल चुकी होगी। तो उस वक्त जब हम इलाज की तरफ जाते हैं तो फिर पौधे के लिए बहाली बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी हम उसको, बंदे को ये कहते हैं कि पहला काम ये करें कि इसका सारा फल तोड़ें, जितना भी इसके ऊपर फ्रूट लगा है फौरी तौर पर तोड़वा दें। उसके बाद इसके जो है ना कैनोपी में जो पौधे के घेरे से तकरीबन फुट 1.5 फुट बाहर से शुरू करें और अंदर तक इसमें 2-3 चीज़ें हुई है, जैसे फोस्टाइल अल्मोनियम है, दानेदार जहर है, या फोलियो गोल्ड कर लें, या ये 3-4 नीलत होता है। ये 3-4 चीज़ें जो है फिर पौधे के घेरे में डाल के आप इसको हर हफ्ते पानी लगाएं फिर, ताकि इसकी जड़ें जो है ना जल्दी से बहाल हो जाए। इसमें थोड़ी सी फास्फोरसिक खाद भी ऐड कर लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें जब इसमें डालते हैं और उसको फौरी पानी लगाते हैं, फिर हर हफ्ते बाद फिर पानी लगाते हैं, तो हमारे इंशाल्लाह इससे हमारे बहुत सारे पौधे बहाल हुए हैं। लेकिन इसका इलाज वही है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साल के शुरू में कर लेंगे तो ये बीमारी इंशाल्लाह आपके बाग में स्टार्ट नहीं होगी। तो इस पे आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। नेक्स्ट, ये वो निमाटोड है जो जिसकी जड़ों को खाता है और फिर इसको खत्म कर देता है। तो इसके लिए हम ये रग्बी, फ्यूराडान, कार्बोफ्यूरान वगैरह वगैरह ये सारी चीजें डाल देते हैं तो ये कवर हो जाता है। नेक्स्ट, अब टाइम के हिसाब से मैंने काफी कोशिश किया है कि बीमारियों को कवर कर लिया। अब कीड़ों में से मैं देखूंगा कि आने वाले दिनों में क्या ज्यादा जो खतरनाक है वो आपको बता देते हैं जल्दी में, टाइम भी शायद ज्यादा ना हो। तो ये सिट्रसिला है और इसको हम सबसे खतरनाक कीड़ा समझते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि पौधे का रस चूसेगा, बल्कि ये मैंने जैसे आपको बताया कि सिट्रस ग्रीनिंग फैलाएगा। फिर आप लोगों को तजर्बा होगा कि जिस बाग में ये सिला आ गया है तो बाग 2-2 फुट ऊपर से सूख जाता है, काला ढिंगर स्याह हो जाता है। आप कहीं से दूर से गुजरेंगे सड़क से तो आपको पता चल जाएगा यार इस बाग को कुछ हो गया, जैसे जला हुआ नजर आएगा आपको। ये इस कीड़े की वजह से हो जाता है। इसको लाइट नहीं लेना, ये नई फोड पे आएगा, आजकल शुरू हो चुका है। आपको इसकी ये तस्वीर देख लें, इस तरह नजर आएगा। पौधे पे पाउडर सा सफेद सा नजर आ जाता है, पत्तों पे पानी सा भी नजर आ जाता है। तो जैसे ये अलामात नजर आए फौरी तौर पे आपने इसका स्प्रे करवाना है और इसको कवर में रखना है, अदरवाइज इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत खतरनाक होते हैं। तो इसके लिए बेशक कोई भी आप ग्रुप्स जो है इसमें बाइफेंथ्रीन के साथ अमीडा मिला लें, बाइफेंथ्रीन के साथ एक तारा मिला लें, यहाँ शिद्दत हो तो कोई भी 2 जहर मिला के स्प्रे करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रूट फ्लाई का इशू मैंने आपको बताया शुरू होना है। तो इसमें बुनियादी चीज़ आपने ये करनी है कि जितना भी गिरा हुआ फल है वो आपने इकट्ठा करके दबा देना है, और उसके बाद जिनसी फंदे हम कहते हैं। और फिर अगर शिद्दत ज़्यादा हो तो आप डिप्ट्रेक्स या ट्राइक्लोरोफान का स्प्रे 1-2 दफ़ा कर देंगे तो आपका सीज़न गुजर जाएगा। इसका मुकम्मल इलाज हम कहें कि 100% वो कोई नहीं है। इसको हमने बस अंडर प्रेशर रखना है, अंडर स्ट्रेस रखना है। तो इसके लिए अगर ये 2-3 चीज़ें आप कर लेते हैं, गिरा हुआ फल दबाई रखें और 1-2 स्प्रे कर दें तो ये इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका सीज़न जो है सही गुजर जाएगा। नेक्स्ट, ये चलें जी आगे जी, अभी इसका इस वक्त इशू नहीं है। नेक्स्ट, हाँ ये थ्रिप्स का मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये थ्रिप्स का जो निशान है ये भी अप्रैल में बनेगा। ये उस वक्त जब हम स्प्रे करवाते हैं मसरी पे, मटर साइज का जब दाना होता है, तो ये थ्रिप्स का भी स्प्रे हम जो है ना 2 मिला के स्प्रे करवा देते हैं। स्काई मेलानोज के साथ ये थ्रिप्स का भी करवा देते हैं तो ये अल्लाह के फजल से कंट्रोल हो जाता है। बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर उस वक्त अप्रैल वाला स्प्रे मिस हो गया तो उसके बाद बेशक आप जितने मर्जी स्प्रे करवाएंगे, अगर ये रिंग बन गया है तो फिर ये खत्म नहीं होता। इसलिए वो एक बड़ा क्रिटिकल टाइम पे इसका स्प्रे होता है तो वो करवाना है।
ये रेड स्केल हम दिखा रहे हैं आपको, ये इस वक्त हमारी इस वक्त की जो है ना, ये नीड ऑफ द डे, आज का इशू है। ये हमारे बागात में इस वक्त शुरू हो जाता है अगस्त के बाद, और ये ऐसा ऐसा पहले कुछ दाने बनते हैं, फिर उसके बाद सारे फ्रूट पे इसका ये ऐसे, तो ये हर एक पूरा कीड़ा है, इसको हम रेड स्केल कहते हैं। और ये ऐसे उतर भी जाता है, अगर इसको आप वॉश करेंगे अच्छी तरह तो ये उतर भी जाएगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए ये जैसे ही इसके सपाट शुरू हों, इसमें एक फायदा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब ये होगा ना, एक पौधे के हर दाने पे होगा, लेकिन हो सकता है साथ वाले किसी पौधे पे भी ये ना हो। तो जिन पौधों पे इसका हमला नजर आए, उस पे एक मतलब थोड़ा सा जो है ना, इस पे हम ताकतवर स्प्रे जो है ना, जरा हाई पोटेंसी स्प्रे यूज करवाते हैं। तो इसके लिए हम बार्डर और कोसेट वगैरह, मेलाथियान वगैरह, इस तरह के कुछ इंसेक्टिसाइड करवाना पड़ते हैं, फिर ये कंट्रोल होता है। तो बहरहाल इस पर नज़र रखें, और इसको फैलने से पहले पहले अगर स्प्रे कर लेंगे तो ये इंशाल्लाह रेड स्केल आपका कंट्रोल होगा।